From today's class, we are going to proceed with our revision series. रिवीजन सीरीज में हम ऑर्डर वाइज सभी चैप्टर का रिवीजन करेंगे, सारे कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं कंसेप्चुअल रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ आपका हुआ है चैप्टर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है कि रिलेशन क्या होता है। अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ तो ये आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में। जैसे कि आपका एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2। तो हमने सेट जो हमने 11th क्लास में हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरह से फाइंड किया जाता है। मीन्स अगर मैं सेट ए को सेट ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। देन व्हाट आई विल गेट मीन्स सेट ए 1 2 सेट ए 1 2 क्रॉस प्रोडक्ट। तो किस तरह से किया जाता है 1 1 1 2 1 1 1 2 देन 2 1 2 2 राइट। फिर हमने ये सीखा था कि जो रिलेशन होता है हमारा, जो भी रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के या तो इक्वल होता है या जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के या तो इक्वल होता है या जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है सबसेट होता है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या हमने सीखा था 2 है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या हमने सीखा था 2 दैट इज 2 इक्वल टू 60। कैसे मीन्स एन जो होता है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 3 4, 2 एंड इट इज इक्वल टू 16। अब अगर हम ये बात करते हैं कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये आप सबको पता है कि फाइव तो सभी किसी भी सेट का सबसेट होता है। भाई अगर मैं सभी ऑर्डर पेयर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, या जैसे आपके पास एक बॉक्स है इसमें 4 बॉल्स है 1 2 3 4, if you keep all these balls out of this box you will have empty box। तो इसी तरह से जो फाई होता है आपका वो एक एम्प्टी रिलेशन शो करता है। तो अगर मैं ये पूछूं कि इसमें कितने सबसेट होंगे तो एक तो फाई होगा 1 1। और आपको पता है देखो ये जो ब्रेसिस है इसके अंदर ये जो जिस भी फॉर्म में ये ऑर्डर पेयर है अगर इसके बाहर आप ब्रेसिस लगा दोगे तो ये एक सेट बनता है। और ये जो सेट है वो इस सेट का पार्ट है तो ये इसका सबसेट है। ये जो सेट है मीन्स ये जो है इंटरनल फॉर्म में जो है ये एक एलिमेंट है। और एलिमेंट के साथ अगर आप ब्रेसिस का यूज करते हो देन इट बिकम्स अ सेट। और ये सेट जो है वो इस कंप्लीट सेट का पार्ट है तो ये इसका सबसेट हो गया, राइट। इसी तरह से 1 2 ये एक एलिमेंट है और अगर इसके साथ मैं ब्रेसिस लगाता हूँ देन इट बिकम अ सेट। 2 1 2 2 और फिर और क्या सबसेट बना सकते हैं 1 1 1 2 देन 1 1 2 1 देन 1 1 2 2, right, and then 1 2 2 1 1 2 2 2 and then 2 1 2 2। इसके अलावा ये तो फिर देखो 2 2 की पेयरिंग में आपके सेट हो गए। देन 3 3 की पेयरिंग में भी आप सेट सबसेट बना सकते हो। मीन्स लाइक 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 and then 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 then 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 और लास्ट में जैसे जो ये सेट है वो एक सेट जो होता है वो अपना सबसेट भी होता है। दैट इज ऑल दीज ऑर्डर पेयर्स 1 1 1 2 2 1 2 2। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। फाई को कहा जाता है एम्प्टी रिलेशन। यहाँ तक आपने ये सीखा कि कोई भी जो रिलेशन होता है, कोई भी जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, या जो रिलेशन होता है वो इक्वल होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कितने सबसेट किसी भी पर्टिकुलर सेट के कितने सबसेट होंगे उसको कैसे निकाला जाता है 2n विच इज इक्वल टू 60। ठीक है।
अब एक यूनिवर्सल रिलेशन है 1 1 1 2 2 1 2, राइट, 1 1 1 2 2 1 2 2। अब इसमें हमने क्या सीखा, देखो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, अच्छा 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, राइट। ये क्लियर हो गया आपको यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल हाँ जी रिलेशन भैया। हर एलिमेंट का जो होगा दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ क्या होगा, कोई ना कोई रिलेशन रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, जो हमने सीखा था, दैट इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो आपकी क्लास का कंसेप्ट भी है आपका, दैट इज रिलेशन ऑन सेट ए। अगर मैं ए टू ए बनाता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल ये एक सेट ए है आपका, और इस सेट ए का सेट ए के साथ जो रिलेशन है वो ये है आपका। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ जो कंसेप्ट है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका रिफ्लेक्सिव, सेकंड होता है सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। और कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब वन बाय वन ये समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव कब होता है। एक सेट में जो भी एलिमेंट्स गिवन है, अगर उन सभी एलिमेंट्स की आपको रिलेशन में इमेज दिखाई दे रही है, मीन्स 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 4 का इमेज 4 और 5 का इमेज 5। एक सेट में जो भी एलिमेंट्स है अगर उन सबकी इमेजेस हैं तो वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 और 5 की इमेज 5। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी इमेजेस हैं। तो ये जो रिलेशन है हमारा, ये है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। जहां डाउट होगा वहां हैंड रेज कर देना, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन ये होती है कि अगर ए बी जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी ए जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है तो ये हो गया आपका ए बी, तो बी ए क्या होना चाहिए 3 1, तो यहाँ 3 1 भी होना चाहिए। यहाँ आप देखो आपको 1 3 तो है, अब 1 3 के साथ देखो यस 3 1 भी है, तो 1 3 के साथ 3 1 है, ठीक है। अब ये सभी केसेस में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक केसेस में तो ए बी और बी ए बिलोंग कर रहा है बाकी केसेस में नहीं कर रहा है। जैसे कि देखो 1 5 है तो 5 1 भी होना चाहिए, 5 1 देखो यहाँ पर है आपका, अच्छा ठीक है। और केसेस देखो जो सेम जो रिफ्लेक्सिव है वो तो सिमेट्रिक है, 1 1 का 1 1 ही होगा, 2 2 का 2 2 ही होगा। ऐसे 2 4 बिलोंग कर रहा है तो 4 2 भी होना चाहिए, तो देखो 4 2 भी है आपका। इन सिमिलर वे और कोई है आपका, जैसे 3 5 बिलोंग कर रहा है तो 5 3 भी बिलोंग करना चाहिए। तो हर ए बी का बी ए है, इस रिलेशन में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है सभी केसेस में तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है। तो ये जो आपका रिलेशन है, ये जो आपका रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक भी है, ये आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। फिर नेक्स्ट केस जो आता है आपका वो आता है आपका ट्रांजिटिव। फिर आता है आपका ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिटिव, और इसको ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव के केस में आपको दो चीजें मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। पहले तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है। ट्रांजिटिव के लिए एक एप्लीकेबिलिटी होती है, कंडीशन ये होती है कि आपका पहले तो आपका ए बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए और बी सी बिलोंग करना चाहिए। यानी कि ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए आपके पास पहले ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है तो बी के साथ कोई सी भी बिलोंग कर रहा है। देन फिर कंडीशन ये होती है कि अगर ऐसा है तो ए सी भी बिलोंग करेगा, तो अब ए सी भी बिलोंग करेगा तब वो ट्रांजिटिव होगा। तो ये तो होती है गिवन कंडीशन कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है
तो AC भी बिलोंग करेगा। ये आपकी होती है कंडीशन कि अगर AB बिलोंग कर रहा है। बट व्हाट अबाउट दैट कि AB बिलोंग कर रहा है और BC बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो अगर गिवन कंडीशन ही आपकी कंप्लीट नहीं है, अगर गिवन कंडीशन ही आपकी कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। गिवन कंडीशन में आपके पास ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, AB और BC। अगर AB बिलोंग कर रहा है आपका और BC बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में इनकम्प्लीट कंडीशन में भी आप ये मानोगे, आप ये, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कंडीशन आपकी गिवन कंडीशन कंप्लीट नहीं है कि AB बिलोंग कर रहा है और BC बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आप ये मानोगे कि जो गिवन रिलेशन है वो आपका ट्रांजिटिव है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ट्रांजिटिव को कैसे चेक किया जाता है, AB बिलोंग कर रहा है, BC बिलोंग कर रहा है, तब आप चेक कर सकते हो कि क्या AC बिलोंग कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव है। बट if AB belongs to relation, given relation, but there is no BC, अगर BC given ही नहीं है तो इनकम्प्लीट गिवन इंफॉर्मेशन है, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के केस में आप यही मानोगे कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। अगर सारी बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया। रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बताया आपको कि हर एलिमेंट की इमेजेस होनी चाहिए। सिमेट्रिक में मैंने कहा अगर AB बिलोंग कर रहा है तो BC भी बिलोंग करेगा। और मैंने ट्रांजिटिव में क्या कहा कि अगर AC बिलोंग कर रहा है, अगर AB बिलोंग कर रहा है, BC बिलोंग कर रहा है, तो AC भी बिलोंग करना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर AB बिलोंग कर रहा है बट BC बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप यही मानोगे कि वो ट्रांजिटिव है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो थम्स अप करो। इफ यू हैव एनी डाउट देन वेव योर हैंड, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये आता है कि जो मैंने एज आई टोल्ड यू, चलो पहले ये चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव ये है कि नहीं है। जैसे कि देखो, ये आपका हो गया AB 1 3, AB की जगह क्या हो गया 1 और 3। अब 3 के साथ देखो, 3 के साथ जैसे 3 1 है, 3 के साथ मैंने ले लिया 3 1, तो ये AB हो गया, ये BC हो गया, तो AC क्या हो गया आपका 1 1, तो देखो 1 1 भी है। तो दूसरा केस क्या है आपका, AB हो गया 1 3 और BC, अब 3 के साथ देखो 3 है, तो BC की जगह मैंने ले लिया 3 3। AB हो गया 1 3, BC हो गया 3 3, तो AC क्या होना चाहिए 1 3, 1 3 तो है आपका। अच्छा, और देखो AB हो गया 1 3 और AC हो गया 3 5। AB हो गया 1 3 और BC हो गया 3 5, तो AC हो गया 1 5, तो देखो 1 5 है यहाँ पर, यस 1 5 भी है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सभी टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैंने हर रिलेशन आपको बता दिया कैसा होता है, क्या उसकी कंडीशंस होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है आपका कि जैसे कि जो भी आपके सेट्स हैं, जैसे कि मान लो आपका जो रिलेशन है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, लाइक 1 3 1 5, जैसे आपने अभी, मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ आपको, ठीक है, तो ये आपका गिवन रिलेशन है। अब इस रिलेशन में मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताओ, इक्विवेलेंस क्लास इसकी 1 की क्या होगी, तो 1 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 1 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 1 1 के साथ कनेक्टेड है, 1 3 के साथ कनेक्टेड है, और 1 आपका कनेक्टेड है 5 के साथ। और आप कहीं भी देखो, यहाँ भी 1 के साथ 3 है, यहाँ 1 के साथ 5 है, तो ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास है कि 1 कहाँ कहाँ पर इंक्लूडेड है। ऐसे मैं पूछूं आपसे कि 2 एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो 2 देखो किसके साथ है, 2 2 के साथ है, तो 2 जो है आपका वो 4 के साथ है, और 2 किसके साथ है आपका, दैट्स इट। तो ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। ऐसे में अगर आपसे पूछता हूँ 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो 3 किसके साथ है, 1 के साथ, और 3 जो है आपका 3 के साथ है, तो 3 जो पेयर अप है वो 5 के साथ। ओके। अच्छा, 4 के केस में देखो, 4 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, 4 की होगी 2, और 4 के साथ 4 है, दैट्स इट।
ऐसे 5 की देखो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, 5 के साथ आपका 1 है और 5 के साथ 3 है और 5 के साथ 5 है, ये होगी 5। ठीक है, ये सारी, अगर आप इन सभी सेट्स का यूनियन करते हो, अगर इन सभी सेट्स का आप यूनियन निकालते हो तो ये आपका किसके इक्वल आएगा, सेट ए के ही इक्वल आएगा। यूनियन में क्या होता है, एक एलिमेंट को, रिपीटेड एलिमेंट को हम नहीं लिखते, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 1 2 3 4 5। तो जो इक्विवेलेंट सेट का जो यूनियन होता है सभी सेट्स का, वो उस पर्टिकुलर सेट के ही इक्वल होता है, गिवन सेट के। समझ में आ गया इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, जो पर्टिकुलर एलिमेंट किसके साथ इन्वॉल्व है, तो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसके साथ भी इन्वॉल्व है रिलेशन में, तो जो गिवन रिलेशन है जिसके साथ भी इन्वॉल्व है, वो सभी उसके इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं, और सारे के सारे उसके इक्विवेलेंस क्लास में इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, तो क्लियर है तो थम्स अप करो। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका फंक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, जो हमने सीखा था इस चैप्टर में, रिलेशन हमने सीख लिया, टाइप्स ऑफ रिलेशन सीख लिया, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने सीख लिया, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, रिलेशन में जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन में सबसे पहले बात करते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वन वन फंक्शन, या इंजेक्टिव किसको कहा जाता है, दैट इज वन वन। तो वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, या इंजेक्टिव का अदर नेम क्या होता है, वन वन। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, वन वन फंक्शन कौन सा होता है। देखो ये आपके पास दो सेट है, एक है सेट ए और एक है सेट बी। सेट ए में जो एलिमेंट है वो है ए बी सी डी ई, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5। अब वन वन फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि अगर एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो भी सेट ए के आपके एलिमेंट है, उन सभी की सिंगल इमेज सेट बी में है। सिंगल इमेज का मतलब जैसे ए है, ए की इमेज क्या है 2, बी की इमेज क्या है आपकी 5, सी की इमेज क्या है 1, डी की इमेज 3 और ई की इमेज है 4। देखो सारे डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर का मतलब मेरा ये है कि हर किसी भी एलिमेंट की रिपीटेड इमेज नहीं है। अगर ए की कोई और इमेज होती तो मैं उसको भी पिंक कलर से शो करता। ए की इमेज 2 है, बी की इमेज 5 है, सी की इमेज 1 है, डी की इमेज 3 है और ई की इमेज 4 है। दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ वन वन, कि हर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है सारे के सारे, एवरी एलिमेंट, और यू कैन से दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सिंगल इमेज। हर एलिमेंट की, ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी की इमेज है पर ई की इमेज नहीं है, तो ये वन वन नहीं होगा। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबकी सिंगल इमेज होनी चाहिए सेट बी में। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ऐसे फंक्शन को वन वन कहते हैं और ऐसे फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट? ओके, तो यह आपने समझ लिया कि वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कि मैनी वन। नाम से पता चल रहा है कि सेट ए में जो एलिमेंट्स है अगर उनकी एक से ज्यादा इमेजेस यानी कि मैनी इमेजेस होंगी, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे मैनी वन। मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम कॉमन इमेज इन सेट बी। एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होगी आपकी, एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होगी। लाइक अगर आप देखो, images of A is 2 and images of B is also 2। तो B की इमेज जो है वो भी 2 है और A की जो इमेज है वो भी 2 है। राइट, और ऐसे आप देखो C की इमेज 1 है, ठीक है, D की इमेज क्या है 5, और E एलिमेंट की जो इमेज है वो भी 5 है।
तो एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है सेट बी में। मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट सेट ए से, एक से ज्यादा एलिमेंट सेट ए से इनकी कॉमन इमेज होती है सेट बी में। इफ मोर देन वन एलिमेंट हैव कॉमन इमेज इन सेट बी, देन दिस इज द केस ऑफ मैनीफैक्ट। क्लियर है भाई? कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो थम्स अप करो, फिर राइटिंग डाउट एंड देख दो। ओके, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वन वन हमने सीख लिया, और मैनी वन क्या होता है ये हमने सीख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशन क्या होती है वन वन और मैनी वन की। कंडीशन क्या होती है वन वन और मैनी वन की? जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है तो ए भी बी के इक्वल नहीं होगा वन वन के केस में। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए बी के इक्वल है। मैनी वन केस में क्या होता है कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है और ए बी के, जैसे एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के इक्वल है और ए बी के इक्वल नहीं है, तो ये आपका मैनी वन का केस है। ये आपका किसका केस हो गया? मैनी वन का। किसका केस हो गया? मैनी वन का। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जांपल के तौर पर देखो एफ ऑफ टू जो है वो 8 के इक्वल है, और एफ ऑफ माइनस टू जो है वो -8 के इक्वल है। एफ ऑफ टू किसके इक्वल है? 8 के। और देखो अब एफ ऑफ टू और एफ ऑफ माइनस टू तो इक्वल नहीं है, तो टू और माइनस टू भी इक्वल नहीं है। तो अगर फंक्शन भी इक्वल नहीं है तो उनकी जो वैल्यूएशंस है वो भी इक्वल नहीं है। हमने यही तो कहा था कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है तो ए भी बी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब मैनी वन में देखो, ये आपका मैनी वन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो एफ ऑफ टू जो है वो 4 के इक्वल है, और एफ ऑफ माइनस टू जो है, एफ ऑफ माइनस टू जो है वो भी आपका 4 के इक्वल है। कैसे इक्वल है? बिकॉज यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालता हूँ तो आपको पता है टू का स्क्वायर क्या होता है? 4। और एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस टू का स्क्वायर भी 4 होगा। अब एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के इक्वल, एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या? 4। पर क्या टू और माइनस टू इक्वल होते हैं? नहीं, एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के इक्वल है, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या है? वो 4 है। बट क्या जो आपका ए है वो बी के इक्वल है? क्या टू और माइनस टू इक्वल होते हैं? नहीं होते। तो ये कंडीशन होती है आपकी वन वन और मैनी वन को जज करने की। वन वन के केस में क्या होगा? जो फंक्शन के बीच में रिलेशन होगा वही उनके इनपुट के बीच में रिलेशन। मैनी वन में क्या होगा? जो फंक्शन के बीच में रिलेशन होगा उनके इनपुट के बीच में उसका अपोजिट रिलेशन होगा। कंडीशन समझ में आ गई वन वन और वन टू की? ओके, ये भी क्लियर हो गया आपको? जो हमने डिस्कस किया वो क्या कि वन वन के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए और बी भी इक्वल होगा, मीन्स तो जो उनका इनपुट है वो भी इक्वल होगा। और मैनी वन में क्या होता है? अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए बी के इक्वल नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन ऑन टू कब होता है। ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव भी होता है। ऑन टू का मतलब क्या होता है? देखो, ये आपका सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और ये आपका सेट बी है। सेट बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑन टू की पहली कंडीशन तो क्या होती है कि सेट बी के जो सभी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे वन की इमेज क्या है? वन की प्री इमेज, नॉट इमेज। इमेज तो ए टू बी होता है, बी टू ए कहते हैं हम प्री इमेज। कि वन किसकी इमेज है? ए की। टू किसकी इमेज है? बी। थ्री किसकी इमेज है? डी। और फोर किसकी इमेज है? ई। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑन टू। कोई भी फंक्शन ऑन टू के लिए होने के लिए पहली कंडीशन क्या है? कि जो भी सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सभी किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज होना चाहिए, या वो सभी इन सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है ऑन टू के लिए? कि जो भी कोडोमेन है, ये कोडोमेन होता है ना, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है।
तो कोडोमेन जो होगा वो रेंज के इक्वल होगा। कोडोमेन जो होगा वो रिलेशन में जो रेंज होगी वो उसके इक्वल होगी। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं इसमें रेंज पूछूं तो रेंज भी 1 2 3 4 है। तो जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसको रेंज कहा जाता है। ये वाई बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रेंज होते हैं। और ये सारे के सारे आपके कोडोमेन भी है, देखो सभी की प्री इमेज है। तो जो भी सेट बी के एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे मीन्स रेंज जो है अगर आपका कोडोमेन के इक्वल होता है, यहाँ पर जो रेंज है वो भी क्या है 1 2 3 4, और कोडोमेन क्या है वो भी 1 2 3 4। कोडोमेन का मतलब जितने एलिमेंट्स की प्री इमेज है, तो सभी की प्री इमेज है। पहली कंडीशन क्या है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज होनी चाहिए, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है भी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो रेंज है मीन सेट बी में जो भी एलिमेंट्स है टोटल वो रेंज होता है, और सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज भी होनी चाहिए। तो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो गिवन फंक्शन आपका ऑन टू है, और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव कहते हैं। वन वन को क्या कहते हैं हम, इंजेक्टिव, और ऑन टू को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। वन वन के लिए क्या कहा कि सेट ए में जो भी एलिमेंट्स है उनकी सिंगल इमेज होनी चाहिए, सभी एलिमेंट्स की। मैनी वन के केस में क्या होता है कि एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम कॉमन इमेज होती है सेट बी में। ऑन टू में क्या होता है कि जो सेट बी के जो भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स की सेट ए में प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि वो सभी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो रेंज है आपका वो कोडोमेन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और हमने क्या सीखा कि जो वन वन है उसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो रेंज है आपका वो कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है, और जो रेंज है आपका वो कोडोमेन का सबसेट भी हो सकता है। हमने सीखा कि अगर जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन टू। बट अगर जो रेंज है आपका, जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है, जो रेंज है आपका वो कोडोमेन का सबसेट है, वो उसके इक्वल नहीं है। जैसे रेंज में मान लो 1 2 3 आ रहा है और कोडोमेन में 1 2 3 4 आ रहा है। रेंज में क्या आ रहा है 1 2 3 और कोडोमेन में आ रहा है 1 2 3 4। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी अनकवर्ड, यानी कि सारे सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, तो फिर आप ऐसे कह लो कि जो आपकी रेंज है, रेंज तो जो आपके प्री इमेज आपकी शो करिए। देखो कोडोमेन का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, एक्स किसके साथ है रिलेशन बना रहा है भाई। जैसे ए की इमेज क्या है 2, बी की इमेज क्या है आपकी 1, सी की इमेज क्या है आपकी 2, और डी की इमेज क्या है आपकी 3, और ई की इमेज क्या है 4। अब ए बी सी डी ई, ये हो गया आपका डोमेन। ए बी सी डी ई, और आपका रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया आपका 1 2 3 4 1। अच्छा ई के साथ भी 3 है, देखो ई के साथ 3 है, ई के साथ 3, तो आपका रेंज हो गया 1 2 और 3। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन क्या हो गया आपका 1 2 3 और 4। तो अब देखो जो रेंज है आपकी, जो आपकी रेंज है, जो आपकी रेंज है यहाँ पर अगर आप देखो तो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। राइट, रेंज जो है आपकी वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। एक्चुअल में जो रेंज है आपकी वो सबसेट है कोडोमेन का। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डोमेन जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें एक्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होता है। एक्स वाले जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो डोमेन होते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में ए बी सी डी ई, और ऑर्डर पेयर में जो वाई वाले एलिमेंट होते हैं वो हमारी रेंज होती है। ये हमारी क्या होती है, रेंज होती है। और सेट बी में जो भी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो कोडोमेन। तो अगर आपका रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू। इनटू का मतलब, इनटू का मतलब क्या हुआ, कौन सा फंक्शन इनटू होता है, अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी जो है, सभी एलिमेंट सेट बी के, देखो 1 है 2 है 3 अनकवर्ड है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर नॉट कवर्ड।
आर नॉट कवर्ड, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। और ऑन टू कब कहते हैं, जब सभी एलिमेंट्स आपके कवर्ड। यहाँ पे सारी चीज क्लियर होगी, ठीक है। ऑन टू कब होगा, जब सेट बी के सारे एलिमेंट्स आपके कवर होंगे और जो रेंज है आपका वो कोडोमेन के इक्वल होगा। और इनटू कब होगा, जब सेट बी के सारे एलिमेंट जो होंगे वो कवर नहीं होंगे, मीन जो रेंज है आपका वो सबसेट होगा कोडोमेन का, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब सारी चीजें समझ में आ गई आपको। हाँ जी भैया। अभी तक हमने क्या सीखा, फर्स्ट चीज जो हमने सीखी, वन वन फंक्शन में क्या होता है, वन वन फंक्शन में क्या होता है कि जो सेट ए है उसके सभी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने सीखा मैनी वन, फिर हमने क्या सीखा, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में हमने क्या सीखा, मैनी वन फंक्शन में हमने सीखा कि सेट ए में जो भी एलिमेंट्स होते हैं लाइक ए बी, दे हैव कॉमन इमेज इन सेट बी। फिर हमने सीखा, अच्छा वन वन को और क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। फिर हमने सीखा कि कंडीशन क्या होती है वन वन की, कि अगर एफ ऑफ ए आपका एफ ऑफ बी के इक्वल है तो जो इनके इनपुट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। और मैनी वन में क्या है, अगर एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के इक्वल है तो जो इनपुट्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। और अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है तो जो इनपुट्स हैं वो इक्वल है। और वन वन में क्या है कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है तो ए बी के इक्वल नहीं होगा, और अगर इक्वल है तो ए बी के इक्वल होगा। मतलब सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अच्छा हाँ इसके जी भैया। फिर हमने क्या सीखा, वन वन हो गया, मैनी वन हो गया, ऑन टू। ऑन टू में हमने ये सीखा कि ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है। सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट की प्री इमेज, उन सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए। सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, मीन्स ये सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज होने चाहिए, सारे के सारे। मीन्स जो रेंज है आपका वो कोडोमेन के क्या होना चाहिए, इक्वल। जो रेंज है आपका वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अगर आपकी जो रेंज है, अगर आपकी जो आपका सेट बी के एलिमेंट्स है उन सभी की प्री इमेज नहीं है, लाइक ए की है बी के सी पर डी की प्री इमेज नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम इसको कहते हैं इनटू। और इनटू फंक्शन में क्या होता है, जो रेंज है वो सबसेट होता है कोडोमेन। इनटू में क्या होता है, जो रेंज है आपका वो सबसेट होता है कोडोमेन का। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा इसके तो आपने क्या सीखा, वन वन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। ऑन टू को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। और जो फंक्शन वन वन भी होता है, जो फंक्शन वन वन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, ऑन टू की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। दैट इज इनवर्स फंक्शन। The next concept is concept of inverse function. Concept of inverse function. जैसे देखो ये आपका फंक्शन है ए, एक सेट ए है, सेट ए को हम डिनोट करते हैं एक्स से। और ये सेट बी है, सेट बी को हम डिनोट करते हैं एफ एक्स से, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन ए टू बी। ये क्या है आपका फंक्शन ए टू बी, जिसमें ए का रिलेशन किसके साथ है, टू के साथ, ए टू। बी का रिलेशन किसके साथ है, वन के साथ, बी वन। सी का रिलेशन किसके साथ है, थ्री के साथ, सी टू, ठीक है। मीन्स एफ ऑफ ए, जो एफ ऑफ ए है आपका दैट इज इक्वल टू टू, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू वन, और एफ ऑफ सी इज इक्वल टू थ्री, राइट।
अब बात करते हैं इनवर्स का मतलब क्या हुआ। इनवर्स का मतलब हो गया, जैसे फंक्शन हो गया एफ सच दैट ए टू बी, इनवर्स को हम डिनोट करते हैं जी से। इनवर्स का मतलब क्या हो गया, बी टू ए। जो आपका ए टू बी था वो हो गया बी टू ए। तो बी टू ए में मतलब बी सेट को हम पहले लिखेंगे, तो ए सेट को हम बाद में लिखेंगे। और उसका सिंबल जो होता है उसको एफ इनवर्स भी कहते हैं। गिवन फंक्शन हो गया आपका, तो एफ सच दैट ए टू बी, इसकी मैपिंग क्या होगी, ए टू बी। जो इनवर्स होगा इसका, लेट दैट फंक्शन बी जी, और इसकी मैपिंग होगी बी टू ए। और इनवर्स फंक्शन को हम एफ इनवर्स इस तरह से भी डिनोट करते हैं। बी टू ए का मतलब अब बी सेट पहले आएगा आपका और ए सेट के एलिमेंट्स हम बाद में लिखेंगे। दिस इज द प्रेजेंटेशन। अब जब फंक्शन था, तो ए सेट के एलिमेंट्स को हमने क्या कहा, एक्स, और बी सेट के एलिमेंट्स को हमने कहा एफ एक्स। इसी तरह से जब इनवर्स फंक्शन होता है, तो बी सेट के एलिमेंट्स को हम कहते हैं वाई, ए सेट के एलिमेंट को हम कहते हैं एफ इनवर्स वाई या जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई। अब देखो, अगर आप इनवर्स की बात करें तो 1 की इमेज है बी, 2 की इमेज है ए, और 3 की इमेज है सी। 1 के साथ बी, 2 के साथ ए, और 3 के साथ सी। का मतलब क्या हुआ, दैट G1 इज इक्वल टू बी, G2 इज इक्वल टू ए, और G3 इज इक्वल टू सी। G1 को हम कैसे ले सकते हैं, एज आई टोल्ड, G को हम रिप्लेस करते हैं एफ इनवर्स से, वी कैन रिप्लेस in place of G we can write f inverse 1 is equal to B, f inverse 2 is equal to A, and f inverse 3 is equal to C. Okay. तो आपका नॉर्मल फंक्शन था ए, इस तरह से था, इसका इन्वर्स क्या हो गया, 1 2 3 ए बी सी। अब इसकी भी कंडीशन होती है, ऐसे नहीं कि हर फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होता है। इन्वर्स फंक्शन आपका तभी एग्जिस्ट करेगा जब जो गिवन फंक्शन है आपका वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। 1 1 के लिए मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो विदाउट इमेज नहीं होने चाहिए।